आगामी टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के दृष्टिगत बायोलॉजी विषय के लिए अति संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नों को उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आने वाली परीक्षाओं में आप अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करें और सफलता अर्जित करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित वायोम का उदाहरण है? Which of the following is an example of anthropogenic biome? एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मानव जनित होता है वो व्यवस्थाएं जो मानव द्वारा रचित की जाती हैं। तो इसके ऑप्शन हैं फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से संबंधित क्वेश्चन। क्रॉपलैंड जो फसल है वो मानव जनित होती है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो नेचुरल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? Which of the following animal can live for the longest duration without drinking water? तो ये एक एडाप्टेशन से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें भिन्न भिन्न प्रजातियों को यहाँ पे दिया गया है। जिराफ है, ऊंट है, कंगारू चूहा है। तो इसमें लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक जो जानवर बिना पानी पिए जीवित रह सकता है वो कौन सा है? कंगारू रैट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जो कैमल होता है, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह भी पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन जो अधिकतम है वो कंगारू रैट के लिए है। तो ऑप्शन कंगारू रैट सही होगा। कैमल के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो नहीं होती हैं, पसीने की ग्रंथियां, तो पानी का कंजर्वेशन वो कर पाता है। इसी तरह से कंगारू के पास जो वाटर को कंजर्व करने के लिए पाउचेज होते हैं इनके स्किन के नीचे। तो इस प्रकार से ये एक तरह से एडाप्टेशंस इनको प्रकृति ने दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर डी, कंगारू रैट। अगला प्रश्न है, डाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? डाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है और यह किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही आसान, हंगूल या कश्मीरी स्टैग के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसकी जो स्थिति है, इसकी स्थिति ये JNK में है, जम्मू कश्मीर में, और ये हंगूल के लिए है, ये तो आपको दिख ही रहा है। हंगूल के बारे में जान लें कि ये एक तरह का हिरण होता है और ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ये नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? ये भी आप लोगों को मे भी पता हो सकता है, बट अच्छा क्वेश्चन है। ये आंसर है 22 मई। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ सॉइल? तो सॉइल से संबंधित जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इडैफिक। क्या यूज किया जाता है? इडैफिक। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इडैफिक। जो दूसरे शब्द हैं उनको भी समझ लेते हैं। क्लाइमेटिक, क्लाइमेट से संबंधित है। बायोटिक, बायोटिक मीन्स बायो, जीव जंतुओं से संबंधित है, जंतु और वनस्पतियां कह सकते हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ये जो धरातल का जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित है, उसके जो ऊपरी सतह का जो विन्यास है उससे संबंधित है। तो जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट जो शब्दावली है सॉइल के लिए जो यूज की जाती है वो है इडैफिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लेयर पे, एटमॉस्फेयर के लेयर पे जिसे स्फीयर कहा जाता है, ओजोन की सांद्रता सबसे अधिक होती है? दूसरे शब्दों में कहें तो किस एटमॉस्फेयर के लेवल पर ओजोन पाई जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आंसर है स्ट्राटोस्फीयर। ये ऑप्शन है स्ट्राटोस्फीयर। आपको बता दें कि जब लेयर की बात करेंगे तो अगर ये हमारी पृथ्वी है तो सबसे पहले की जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन आइनोस्फियर, आइनोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। तो ये एक क्रम है जिसको आपको समझना है। जो फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर का, जो पृथ्वी के बाह्य आवरण होता है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। जितने भी क्लाइमेटिक और मौसम की घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फियर में होती हैं। स्ट्राटोस्फियर में ओजोन की लेयर होती है। ओजोन एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। पृथ्वी पर आने वाले पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये रोक देता है और ये रेडिएशन जब रुक जाता है तो पृथ्वी पर ये पहुंच नहीं पाता और इससे जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट है ये कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? स्ववासन मीन्स इन सीटू कंजर्वेशन। जो इसका इंग्लिश टर्म है ये कभी कभी हिंदी में भी लिख के आ जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन का थोड़ा सा आपको मतलब आना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन को सही करने की आइडिया आ पाएगी। इन सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के बारे में जो है आपको जानने की ज़रूरत है। जंतु और पादप की वह स्पीसीज जो अपने विलुप्त प्राय स्थिति में जा रही हैं उनको कंजर्वेशन की आवश्यकता होती है। और यह कंजर्वेशन दो प्रकार से हो सकता है। जहाँ पर उनका प्राकृतिक वास स्थल है वहाँ पर यदि किया जाता है तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। और यदि उनके प्राकृतिक वास स्थल से इतर यदि किया जाता है तो उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोला जाता है। तो इन सीटू जो कंजर्वेशन होता है वो नेचुरल होता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन ये आर्टिफिशियल होता है।
आर्टिफिशियल होता है। अब इसको हम डिटेल में आगे कहीं डिस्कस करेंगे, अभी तो शार्ट में ही इसको समझने की जरूरत है। इन सिटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, साथ ही साथ वो कुछ प्राकृतिक स्थल जिनकी लोग पूजा करते हैं वो भी आएंगे। एक्स सिटू कंजर्वेशन आर्टिफिशियल होता है, एंथ्रोपोजेनिक होता है, मानव जनित होता है। ये भी एक तरह के कंजर्वेशन के उदाहरण होते हैं। इसमें जूलॉजिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन, चिड़ियाघर यानी जू, इस तरह की जो कंजर्वेशन के उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल है जीन बैंक, जीन को सुरक्षित कर लेते हैं, सीड बैंक, सीड को सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये उदाहरण कैसे हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा बॉटेनिकल गार्डन। इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण नहीं है, बाकी सब इन सिटू, इन सिटू, इन सिटू। अगला क्वेश्चन, मीथेन निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होती है। मीथेन की बात करें तो मीथेन जो दलदली भूमि है या कोयले की खदान है, ऐसे जगहों से मीथेन गैस निकलती है, जिसको नेचुरल गैस भी बोला जाता है, जिसको मार्स गैस भी बोला जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो धान की खेतों से निकल सकती है और दीमक की जो बॉम्बीज होते हैं उनसे भी निकलती है। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, यहाँ दोनों ही सही होंगे, दोनों ही सही होंगे। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो ये बड़ा ही आसान और बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है, दो सांप की तरह जो हेलिक्स होते हैं वो एक दूसरे को लपेटे हुए रहते हैं, ये मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था सन 1953 में, जिसके लिए 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ये वाटसन एंड क्रिक। जैकब एंड मोनार्ड की बात करें तो जैकब एंड मोनार्ड भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये दूसरे रेफरेंस से पूछे जाते हैं। इन्होंने ओपेरान कॉन्सेप्ट दिया था। ओपेरान कॉन्सेप्ट किस प्रकार से जीन का एक्सप्रेशन होता है और किस प्रकार से प्रोटीन बनती है, तो ये इन्होंने एक मॉडल दिया था। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जीन का एक्सप्रेशन का इन्होंने एक मॉडल दिया था। इसमें लैक्टोज का इन्होंने उपयोग किया था, तो इसलिए इसको लैक ओपेरान मॉडल भी बोला जाता है। तो जैकब एंड मोनार्ड। हरगोविंद खुराना, एच.जी. खुराना, भारतीय मूल के ये वैज्ञानिक, जिन्होंने जो जीन है कोडान के ऊपर इन्होंने काम किया था, तो आर्टिफिशियल जीन भी इन्होंने बनाया था, तो इनको भी याद रखना जरूरी है। तो ऑप्शन फाइनली यहाँ पे बी सही हो पाएगा। यहाँ पे कौन सा पेयर है जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, ये बिल्कुल सही है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, बिल्कुल सही है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला है सिमलीपाल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बताया गया है, जो कि गलत है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर से बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है। पहला ऑप्शन है रेनेटिंग, पनीर या चीज से संबंधित है कि नहीं, तो बिल्कुल है। रिनेट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है कर्ड को बनाने के लिए। पनीर और चीज जब भी बनाते हैं तो इसमें रिनेट एंजाइम डालते हैं, जिससे ये कर्डलिंग हो जाती है और दूध पनीर और चीज में परिवर्तित हो जाता है।
तो ये बिल्कुल सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। प्लाज्मिड का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड एक प्रकार के जीन का, बहुत ही छोटी जीन होती हैं जिनको यदि किसी जेनेटिक स्ट्रक्चर में, किसी डीएनए में डालना होता है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के माध्यम से इसको काट करके उस पर्टिकुलर बड़ी जीन में इंसर्ट कर दिया जाता है और उस जीन का मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाता है बैक्टीरिया में डाल करके। तो इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। गोल्डन राइस, विटामिन ए, बिल्कुल सही है। विटामिन ए जो है राइस में इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसकी जीन को इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो जो राइस बना था जेनेटिक इंजीनियर्ड राइस वैरायटी, उसको गोल्डन राइस कहा गया है। अगला जो ऑप्शन है ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में, यह बिल्कुल गलत है, अभी डिस्कस हुआ है। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। इन्होंने गेहूं की जो वैरायटी हैं उसको इन्होंने डेवलप किया था, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और इनका काम बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही अच्छा था। इनको नोबेल पुरस्कार देने की बात कही गई थी, परंतु कृषि में नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता था, तो इसलिए इनको देना ही देना था, तो दिया किस में गया? शांति में। तो ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो शांति के लिए सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया क्या पैदा करती है? तो अभी आपको हमने बताया कि ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में होती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को रोक लेती हैं और पृथ्वी पर नहीं जाने देती हैं। ये पराबैंगनी विकिरण यदि हमारे पर्यावरण में आ भी जाती हैं तो ये प्रदूषण करती हैं, और प्रदूषण किस प्रकार करती हैं वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। अगर नाइट्रोजन के अगर ऑक्साइड हैं, इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड कोई भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं इनके। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन आप जानते होंगे, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन हो सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ये नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन CH। ये अगर अल्ट्रावायलेट मौजूद है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, तो क्या बन जाता है? एक कंपाउंड बनता है PAN, और क्या बन जाती है? ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। थोड़ा सा आपको बड़ा वो लगेगा कि अरे ओजोन बन जाती है प्रदूषण में, बिल्कुल बन जाती है, ठीक है। तो ओजोन बन जाती है, और ये जो है PAN, इसको बोलते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको PAN बोलते हैं। PAN ये एक द्वितीयक प्रदूषक यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक रूप से वातावरण में मौजूद नहीं रहता है, ये अभिक्रिया के बाद उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको प्राथमिक न बोल के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के लिए पूछा जाता है। तो इसमें क्या बनेगा? अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में ये बनता क्या है? पैन और ओजोन। तो यहाँ ऑप्शन ओजोन सही हो जाएगा इस प्रश्न में, ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों की सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि मुझे और कितना इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।